Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you stability of coordination compounds. To understand all these things, entire topic, we take example of formation of cupramonium, CuNH3 whole 4 2 plus consider formation of CuNH3 whole 4 2 plus from Cu2 plus aqueous. हमारे पास Cu2 plus aqueous है, from that we obtain this. इस एग्जांपल से हम सारी बातें we will cover all the things regarding stability of coordination compounds. So let me start. Cu2 plus aqueous solution. इस solution में ऐड करते हैं NH3, right? Then what happens? CuNH2 plus aqueous plus NH3, तो क्या बनेगा? CuNH3 2 plus, right? तो जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा तो हम क्या ले सकते हैं? K1 1 क्यों लिया? पहला मॉलिक्यूल ऐड किया है. K1 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by product of concentration of reactant, all the terms raised by respective stoichiometric coefficient. यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे NH3 और 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अभी भी हैं. फिर सेकेंड अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड हुआ, CuNH3 H2 कितने 3 बाकी रहे 2 प्लस. यहां पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितने 3. यहां भी ले सकते हैं Cu H2O whole 4 2 plus. इस मॉलिक्यूल में एक NH3 मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, एक H2O हट जाएगा यहां से, तो क्या बनेगा? Cu NH3 twice H2O twice 2 plus. सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो हम लिखेंगे K2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एज K2. चलो तो K2 की वैल्यू लिखते हैं. K2 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CuNH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस, और हम चाहें तो जो एक H2O मॉलिक्यूल निकला है बाहर उसको भी लिख सकते हैं. यहाँ पे भी एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा उसको भी लिख सकते हैं. डिवाइड बाय CuNH3 थ्राइस H2O 2 पॉजिटिव और प्लस यहाँ पे आ जाएगा NH3. फिर ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल निकलेगा, ऐसे ही फोर्थ मॉलिक्यूल निकलेगा. जब थर्ड मॉलिक्यूल निकलेगा तब क्या लिखेंगे? K3. तो यहां से स्टार्ट करें, यहां स्टार्ट करते हैं. CuNH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस, NH3 मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा H2O को, CuNH3 थ्राइस H2O 2 प्लस. इसके लिए लिखेंगे K3 इज इक्वल टू
Cu NH3 thrice H2O 2 plus Cu NH3 twice H2O twice NH3। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे इस पैरेंथेसिस नहीं आएगा, कंसंट्रेशन है, दैट्स व्हाई वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद लास्ट एक बाकी रहा है, क्योंकि Cu में 4 वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल गेटिंग रिप्लेस्ड बाय NH3 मॉलिक्यूल, राइट। तो Cu NH3 thrice H2O, इसमें एक और NH3 रिप्लेस कर रहा है H2O को, Cu NH3 4 2 प्लस बन जाएगा, इसके लिए K4 आएगा, Cu NH3 होल 4 2 प्लस डिवाइड बाय Cu NH3 thrice H2O 2 प्लस NH3, राइट। तो ये हो गया K1 K2 K3 K4। अब अगर मुझे ओवरऑल, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कितना स्टेबल कंपाउंड है, राइट, तो मुझे निकालना है इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और वो क्या होता है, व्हाट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट? K2 क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। K1 क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। K1 क्या बताता है? जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा K1 की वैल्यू होगी। ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल आएगा, राइट। जितना ज्यादा K1 की वैल्यू उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। K2 की वैल्यू, जितना ज्यादा K2 की वैल्यू उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। K3 की वैल्यू, जितना ज्यादा K3 की वैल्यू उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा, राइट। कंसिडरेशन ऑफ न्यूमरेटर प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ K3, कंसिडरेशन ऑफ न्यूमरेटर प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ K4। तो K1 K2 K3 K4। अब इफ आई वांट स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ दिस, तो कैसे मिलेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई K1 K2 K3 K4। अब K1 को मल्टीप्लाई किया K2 से, K1 इंटू K2 मतलब दिस इंटू दिस, तो जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो जाएगा। K1 इंटू K2 किया तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो K2 में डिनोमिनेटर है। जो K2 का न्यूमरेटर होगा, जो K2 का न्यूमरेटर होगा वो अगले वाले का K3 का डिनोमिनेटर होगा, और जो K3 का न्यूमरेटर है वो K4 का डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरह से हर बार डिनोमिनेटर कैंसिल होता जाएगा, राइट। K1 का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ K2 से, K2 का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ K3 से मल्टीप्लाई करने पे, K3 का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ K4 के डिनोमिनेटर से। तो सारे न्यूमरेटर सारे डिनोमिनेटर, K4 का बचेगा न्यूमरेटर और K1 का बचेगा डिनोमिनेटर, और बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो न्यूमरेटर है ये इसका डिनोमिनेटर है, K3 का न्यूमरेटर जो है वो K4 का डिनोमिनेटर है। तो K2 K4 में दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बचा क्या? NH3 यहां बचा। K1 का NH3 बाकी रहा, K2 का NH3 बाकी रहा, K3 का NH3 बाकी रहा, K4 का NH3 बाकी रहा, राइट। और क्या बाकी रहा? K1 का Cu2 प्लस बाकी रहा। अब जो बाकी है उसको लिख लेते हैं, जो कैंसिल नहीं हुआ है उसको लिखते हैं। तो हमने K1 इंटू K2 इंटू K3 किया, राइट। तो K1 K2 K3 and K4 are known as stepwise stability constant,
स्टेबिलिटी कांस्टेंट, K1 K2 K3 4 known as स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है? बीटा 4 क्यों लिखा? क्योंकि 4 स्टेप हैं। बीटा 4 इज known as overall stability constant of CuNH3 whole 4 क्यूप्रामोनियम कॉम्प्लेक्स, राइट? इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? बीटा 4। बीटा 4 कैसे मिलेगा हमें? K1 इंटू K2 बीटा 4 इक्वल K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, राइट? चलो, तो हमने देख लिया क्या क्या कैंसिल नहीं होगा, तो अब सीधा बीटा 4 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। बीटा 4 इज इक्वल टू फॉर क्यूप्रामोनियम CuNH3 whole 4 डिवाइड बाय CuH2O whole 4 2 पॉजिटिव, NH3 कितनी बार है? 4 बार है। ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ क्यूप्रामोनियम आयन फ्रॉम क्यूप्रिक एक्वस आयन, राइट? अब हमें वैल्यूज पता है, तो log बीटा 4 इज इक्वल टू log K1 प्लस इधर भी लॉग कर दे, इधर भी लॉग कर दें, राइट? log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4। अगर हमें वैल्यूज पता है देन वी कैन पुट द वैल्यूज। log K1 की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3.2, इसकी वैल्यू है 2.7 और इसकी वैल्यू है 2। सबको ऐड कर दें तो 4 3 7 2 9 2 11 कितना हो गया? 11.9। ये क्या हो गया? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। आप समझते हैं व्हाट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट? जितना ज्यादा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, राइट? सो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफाइंस स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट? अब अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें 6 लिगैंड्स होंगे, तो मेरे पास यहां पे आएगा बीटा 6, राइट? तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।